कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली सी बंदूक की गोली कैसे हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़े विद्रोहों में से एक की वजह बन सकती है? आज हम 1857 की उसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे और हाँ, इसे समझने के लिए हम विजुअल्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाए। सवाल ये है कि इतनी बड़ी क्रांति को, इतने बड़े विद्रोहों को एक पेज पर कैसे दिखाया जा सकता है? मुश्किल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब है विजुअलाइजेशन। सोचिए, हम इस पूरी घटना को एक इन्फोग्राफिक की तरह देखने वाले हैं। इससे होगा क्या? विद्रोह के कारण, उसकी जो मुख्य घटनाएं थी और आखिर में क्या नतीजे निकले, सब कुछ एक साफ तस्वीर की तरह सामने आ जाएगा। तो चलिए, इस कहानी को टुकड़ों में जोड़ते हैं। शुरुआत करते हैं एक नक्शे से, हिंदुस्तान के नक्शे से, और हाँ, एक अकेली चिंगारी से। कल्पना कीजिए कि हमारे सामने भारत का एक खाली नक्शा पड़ा है और इस पर हम देखेंगे कि कैसे वो एक छोटी सी चिंगारी ऐसी आग बनी जिसने पूरे उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। तो ठीक है, तैयार हो जाइए। अब हम सीधे उस विद्रोह के केंद्र में, उसके दिल में उतरने वाले हैं। हमारी कहानी की जो पहली और सबसे कह सकते हैं विस्फोटक परत है, वो है वो चिंगारी जिसने इस पूरी आग को भड़काया था। देखिए, सारी कहानी शुरू हुई एक नई बंदूक से। नाम था पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल। अब इसकी खासियत क्या थी? इसके जो कारतूस थे ना, उन्हें लोड करने के लिए जो भारतीय सिपाही थे, उनको उस कारतूस का ऊपरी हिस्सा दांतों से काटना पड़ता था। बस यहीं से सारी समस्या की शुरुआत हुई। समस्या क्या थी? एक अफवाह फैली। अफवाह ये थी कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब देखिए, हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र है, उनके लिए ये धर्म के खिलाफ था, और मुसलमान सिपाहियों के लिए सूअर की चर्बी नापाक मानी जाती है। तो ये एक तरह से दोनों ही समुदायों के लिए उनकी आस्था पर, उनके धर्म पर एक सीधा हमला। लेकिन देखिए, ये विद्रोह सिर्फ कारतूसों की वजह से नहीं था, उससे कई बढ़कर था। अब हम अपनी कहानी में इसका इंसानी पहलू जोड़ते हैं, और इसके लिए लखनऊ की घेराबंदी से बेहतर शायद ही कोई उदाहरण हो जो इस पूरे संघर्ष का, इस पूरी लड़ाई का असली चेहरा दिखाता है। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस समय के साहस, उस बलिदान का सबूत है जो घेराबंदी के दौरान दोनों तरफ के लोगों ने दिखाया। और यही बात हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं है, ये इंसानी जज्बातों की भी कहानी है। सोच कर देखिए, एक घेराबंदी में जीना मतलब हर दिन एक नई जंग, खाने पीने का इंतजाम करना, लगातार हो रहे हमलों से बचना, हजारों घायलों की देखभाल करना, और इन सब के बीच उम्मीद और हौसला बनाए रखना। ये सच में सोच से भी परे की चुनौती थी। तो विद्रोह की आग फैली और काफी तेजी से फैली, लेकिन ये पूरे देश का आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने में नाकाम रही, और इसकी वजह छिपी थी एकता की कमी में। तो चलिए, अब ये समझते हैं कि आखिर ये विद्रोह इतना बिखरा हुआ, इतना बटा हुआ क्यों था। और यही जो फूट थी ना, यही इस विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। सोचिए, कई बड़ी बड़ी रियासतें, कई रजवाड़े, वो तो अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। समाज में जो भेदभाव था, क्षेत्रीय पहचान, मतलब मैं यहाँ का हूँ वो वहाँ का है वाली भावना इतनी मजबूत थी कि एक साझा दुश्मन के खिलाफ भी सब एक साथ नहीं आ पाए। और इसी वजह से अंग्रेजों के लिए इस विद्रोह को कुचलना आसान हो गया। इससे उस समय की खंडित स्थिति का अंदाजा लगेगा। करीब 45% इलाकों में विद्रोह की आग फैली भी थी, लेकिन वहीं 35% से भी ज्यादा हिस्सा कंपनी का वफादार बना रहा। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये कोई संगठित पूरे भारत का आंदोलन नहीं था। तो अब सवाल ये उठता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतने बड़े विद्रोह को दबाने में, उसको कुचलने में आखिर कामयाब हुई कैसे? जवाब 2 शब्दों में है, प्रौद्योगिकी और रणनीति। दोनों तरफ की फौजों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ विद्रोहियों के पास पुराने, अलग अलग तरह के हथियार थे, दूसरी तरफ कंपनी के पास आधुनिक फैक्ट्रियों में बने मानक हथियार। नेतृत्व भी विद्रोहियों का बिखरा हुआ था, क्षेत्रीय था, जबकि कंपनी की कमान एकदम केंद्रीकृत थी। लेकिन इन सबसे भी बड़ा फर्क, सबसे बड़ा गेम चेंजर था संचार, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। इसने कंपनी को एक ऐसा जबरदस्त फायदा दिया जिसका कोई तोड़ नहीं था। सोचिए, जहां विद्रोहियों को संदेश भेजने के लिए घोड़ों पर या पैदल दूतों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसमें दिन, यहां तक कि हफ्ते लग जाते थे,
वहीं दूसरी तरफ कंपनी अपनी सेनाओं को हजारों मील दूर तक कुछ ही घंटों में निर्देश भेज सकती थी। एक गेम चेंजिंग चीज थी। तो अब जब हमने अपने इस विजुअल इन्फोग्राफिक के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ लिया है, तो चलिए एक बार आखिर में पूरी कहानी का, इसका सार, इसका निष्कर्ष समझते हैं। तो विद्रोह विफल क्यों हुआ? देखिए, साफ साफ कुछ कारण है। पहला, एक धार्मिक चिंगारी ने आग जरूर लगाई, लेकिन राष्ट्रीय एकता न होने की वजह से एकता की कमी ने इस आग को फैलने से रोक दिया। और आखिर में सीधी सी बात है, कंपनी की बेहतर तकनीक और उनकी संगठित सैन्य ताकत एक बिखरे हुए प्रतिरोध पर भारी पड़ गई। और इस पूरे विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि 1857 की इस घटना को आखिर कैसे याद किया जाना चाहिए। क्या ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, या एक जन विद्रोह, एक आम लोगों का विद्रोह, या फिर क्या ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? इसका जवाब शायद उतना ही जटिल है जितनी ये घटना खुद थी। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें इसकी विरासत पर, इसकी लेगेसी पर सोचने के लिए मजबूर करता है।